हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे मंच में ऐसे लोग आए जो समाज के लिए काम कर रहे हों, समाज सेवी हों और असली के समाज सेवी हों। मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूं। यह लाइन थी कि मैं जीते जी अगर लोगों के काम ना आ सका तो मरने के बाद तो लोगों के काम आऊं, यह मेरा संकल्प है। तो यह जो शब्द थे वह मेरे नहीं, वह थे उमेश बिनवाल जी के, जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने अपना पूरा देह दान कर दिया है और मुझे लगता है कि हल्द्वानी में यह पहले व्यक्ति उस समय थे जब इन्होंने देहदान किया। इनको देखने के बाद अनेक लोगों ने सोचा कि हम भी देहदान करें और आज बड़ी लंबी लाइन है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम उस समय देखते थे कि हल्द्वानी के एक युवा ने देहदान किया तो अपने आप में गर्व होता था। तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे प्रमुख लोगों को जिन्होंने समाज के लिए अपना देह तक दे दिया हो, कितने खास हो सकते हैं और उनसे बातचीत करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज उमेश बिनवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार जोशी जी, धन्यवाद आपका। आपने कैसे सोचा कि मुझे पूरा देह दान दे देना है, समाज के लिए इतना समर्पण का भाव कैसे आया? देखिए, मैंने हमारे एमबीबीजी कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर संतोष मिश्र सर। तो उन्होंने देहदान किया हुआ था, तो मैंने उनसे इसके बारे में बारीकी से जानकारियाँ ली, क्योंकि नेत्रदान तो मैंने पहले से सुना हुआ था, पर देहदान का अर्थ मुझे जानना था। तो एक अंदर उत्सुकता थी और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद फिर मन में एक ललक सी जगी कि मुझे ये काम करना चाहिए। पर मैंने काफ़ी विचार किया। होता क्या है कि मुझे लगा कि ये मैंने अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, परंतु जो मृत्यु है वो अनिश्चित है और कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। तो मैंने बोला कि इसका तो कोई पता नहीं कि कब समय हमारा आ जाएगा, तो देहदान मैं कल करूँगा या 50 साल बाद करूँगा, तो क्यों ना अभी कर लूँ। तो मैंने वो संकल्प छोटी सी उम्र में ली, जो उसका संकल्प मैंने जो है छोटी सी उम्र में लिया। और उसमें मेरे को जो समाज में एक मैसेज में देना चाहूँगा, एक संदेश सभी को, कि जैसे हम लोग रक्तदान की बात करते हैं, नेत्रदान की बात करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि लोग रक्त के लिए कहते हैं कि मुझे रक्त की ज़रूरत है, तो आप जो है रक्त की व्यवस्था करवा दो। तो मैं लोगों से बल्कि बोलता भी हूँ कि देखो, रक्त की ज़रूरत हर किसी को होती है, पर सोचते हैं कि मैं रक्त दूंगा तो कम हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है। जब हमारे अंदर किसी जानकारी का अभाव होता है तो हम उस चीज़ों से दूर भागते हैं, और इसलिए कई लोग रक्तदान करने से बचते हैं। मान लीजिए मेरे ही घर में अगर मेरे पिताजी को, माताजी को या मुझे रक्त की ज़रूरत है, तो मैं सोचता हूँ कि बाहर का आदमी आके मुझे रक्त दे। अपने परिवार के सदस्यों को हम के रक्त को बचाना चाहते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले खुद हमने रक्त देने आगे आना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो तब हमने दूसरों से मदद लेनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग दूसरों से ले लेते हैं और अपने रक्त को बचाते हैं। अगर वही लोग बार बार देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जो कि हम ब्लड बैंकों में इधर उधर भी देखते हैं। ऐसे ही बात है देहदान की। हमारा शरीर, हम जब तक जीवित रहते हैं तो इस शरीर को बचाने के लिए, बल्कि एक खरोच भी अगर आ जाए हमारे शरीर में, तो हम सोचते हैं कि ये जो दाग लगा है ये हट जाए, इस खरोच के दाग को भी हम मिटा दें। परंतु होता क्या है कि जब हमारी जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज के साथ अंत्येष्टि कर दी जाती है। तो उसके बाद इस शरीर का क्या फ़ायदा, जो हमने इसको 50 साल, 60 साल, 100 साल तक इसको हमने संवार के रखा बिल्कुल, और अब उसको हम बिल्कुल एक कचरे की तरह फेंक दे रहे हैं, मतलब जला दे रहे हैं और दफना दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो भी चीज़ें बनाई हुई है, हम ही लोगों के द्वारा बनाई हुई है। ईश्वर ने सिर्फ हमको धरती में भेजा है, बाकी जो भी रीति रिवाज हैं, मुझे जो लगता है कि इंसान ने ही बनाई है। और आज की डेट में देहदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई छोटी छोटी उम्र के लोगों को इस तरीके की दिक्कत हो जाती है। किसी की किडनियाँ फेल हो जाती हैं, किसी के लीवर में दिक्कत आ जाती है, किसी की आँखें नहीं होती हैं। तो हम जीते जी अगर किसी के काम ना भी आएँ, तो कम से कम हमारा शरीर का जो अंग है वो हमारी मृत्यु के पश्चात अगर किसी के काम आता, मुझे लगता है कि उसको एक नया जीवन मिलेगा, और हम लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर में इस नश्वर संसार में जीवित रहेंगे, मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आत्मा तो चली जाती है लेकिन शरीर के अनेक ऐसे हिस्से होते हैं जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही लोगों की ज़िंदगी बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जब आपने यह निर्णय लिया तो आपने अपने घर वालों को उसमें बताया होगा, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कुछ कहा, आपत्ति की या आपको तैयार हो गए? देखिए, हर माँ बाप जितना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे मामलों में थोड़ा भावुक रहते ही हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है, क्योंकि जानकारी का अभाव, मैंने एक शब्द बोला था आपसे, तो उनको भी था कि
उसके बाद ऐसा होगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे रीति रिवाज हैं कि जलाया जाता है और पूरा क्रियाक्रम का जो एक क्रम है वो चलता है। तो ये इस तरीके से कदम उठा रहा, वो भी इस उम्र में और इतनी लंबी सोच के साथ। तो फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझाया, और मेरे माता पिता का जो है एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है कि मेरी हर जो मैं कदम उठाता हूँ, तो होता ही है कि पहले हर चीज़ की, जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि पहले हर चीज़ का उपहास उड़ेगा और बाद में उसी को आदमी स्वीकार करता है। तो ऐसे ही माता पिता भी हर चीज़ में थोड़ा सा टोका टाकी करते हैं, पर बाद में वो समझ जाते हैं कि जो हमारा बेटा कर रहा है तो शायद कुछ हद तक सही कर रहा है। बिल्कुल। आपको उमेश बिनवाल जी के बारे में बताऊं तो यह पेशे से एक अनुदेशक हैं, तकनीकी शिक्षा छात्रों को देते हैं और बहुत उसके साथ साथ इतना समाज सेवी का काम करते हैं। समाज में अनेक जगह जाकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं और इनके काम में हमने देखे थे कोरोना काल में, जब कोरोना था इन्होंने अनेक जगह लोगों को किट बांटी, राशन की किट, दवाइयों की किट। और जैसे जैसे बरसातों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जगह जगह गलियों में फॉगिंग करते हैं जिससे कि मच्छर मरें। तो आप तो जीते जी भी इतना समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज में ऐसे लोगों को क्यों आगे आना चाहिए? समाज सेवा क्या है? देखिए, समाज सेवा निस्वार्थ भाव से है। हालांकि मैं अगर बात करूं तो मैं हो सकता है कि कुछ सेवाएं मैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करता हूं, पर अधिकतर मैं कभी ये नहीं देखता कि ये आदमी किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सेवा करनी है तो वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। उसमें अगर स्वार्थ है तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रह जाती। और ऐसे ही जो आपने अभी कोरोना के दौरान की बात बताई, और भी कही, देखिए कोरोना में भी हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि लोगों के पास पैसा था, पर ऐसी स्थितियां थी कि लोगों के पास कंधे देने वाले लोग नहीं थे। ऐसी थे कि घर में कोई दवाई लाने वाला आदमी नहीं था। मैं खुद, मेरे परिवार के सारे सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए, पर मेरे पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार जो कि मुझे गेट के बाहर से दवाई दे के जाते थे और खाने की सामग्री वगैरह दे के जाते थे, ऐसी स्थिति हम लोगों ने खुद फेस करी है। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि ये शरीर और ये जन्म बार बार नहीं मिलता। कहावत है कि 84 लाख योनि के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलती है। तो मुझे लगता है कि जब मनुष्य योनि हमें मिली है और मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणियों में इसकी गिनती होती है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा समाज के लिए करना चाहिए कि देखिए कल के दिन तो माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे उनको भूल जाते हैं, हम चले जाएंगे हमारे बच्चे हमको भूल जाएंगे, परंतु समाज में अगर हमारा जो भी योगदान रहेगा तो वो जन्मों जन्मांतर तक आदमी याद रखेगा कि हाँ, ये एक आदमी था तो अच्छा था। बिल्कुल। सिर्फ हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ और हमारे कर्म जो हैं वो याद रखे जाते हैं। बाकी पैसा, धन, दौलत, ये सब यहाँ का यहीं रह जाता है। इतने सामाजिक कार्य करते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया में बहुत कम करते हैं। लेकिन हमने इनसे निवेदन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं इस मंच में, आप बताइए अपने बारे में। तो यह मौका हमें मिला है आज इनसे मिलने का। तो हम अब आपके राजनीतिक जीवन में भी आते हैं। शुरुआत आपकी छात्र राजनीति से हुई और आप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं नगर निगम में, और अब कुछ दिनों बाद फिर नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। तो क्या है, इस बार भी है क्या कुछ तैयारी? देखिए, तैयारी तो मुझसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या तैयारी है, तो मैं तो यही कहता हूँ बस हम लोग, एक ऐसा होता है कि जो बरसात के समय में, जैसे मेढक कहते हैं ना, बरसाती मेढक जिनको कहते हैं हम लोग, कि बरसात के समय में बाहर आते हैं और फिर अंदर छिप जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग राजनीति में भी होते हैं जो सिर्फ राजनीति के समय में बाहर आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो बाहर आ जाते हैं, वरना फिर गायब हो जाते हैं। हम तो सदाबहार वाले लोग हैं, सदाबहार वाले जीव हैं जो हमेशा मैदान में रहते हैं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से। तो अपना योगदान हम 5 साल क्षेत्र में देते हैं और क्षेत्र की जनता का पहले भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद मिला और लोगों का आशीर्वाद मिला। तो मैं, हालांकि कुछ वोटों से चुनाव में रह गए, और हार जीत तो देखिए राजनीति का एक खेल है कि इसमें हार जीत लगे रहती है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वैसे ही हार जीत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, जो लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद प्यार दिया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। और आज भी मैं नहीं बोलता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग मुझसे कहते हैं कि तू बेटा चुनाव ज़रूर लड़ना, हम तेरे साथ हैं, तू चुनाव जरूर लड़ना। तो अगर देखिए, अगर वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से अभी दावेदारी भी मैंने करी है अपनी, और मुझे लगता है कि संगठन मेरी योग्यता को समझेगा और मुझे पार्षद का टिकट देगा, और जनता मेरे साथ है ही। तो जहाँ तक है कि चुनाव में ज़रूर लड़ूंगा। आप हमें ये बताइए, जो पहले आपके राजनीतिक जीवन को हमने देखा है, लोगों ने देखा है, वह कांग्रेस से रहा है, गांधी सेना का हिस्सा थे,
अब मोदी सेना का हिस्सा हैं, ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है जहाँ ज़्यादा काम हो पाते हैं समाज के लिए? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर हट के बात करूं, आदमी के अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए और उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। वो जिस पार्टी में रहेगा तो वहाँ वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में कम काम है, किसी पार्टी में ज़्यादा काम है। हाँ, अगर बात करेंगे अगर हम राष्ट्रीयता की और देश भावना की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं देश के लिए काम करने की एक ललक है जो उनके कार्यकर्ताओं में। क्योंकि आप अगर देखेंगे सिर्फ चुनाव से हटके भी तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ काम करवाते रहती है। उनके कार्यकर्ता आपको मैदान में दिखाई देंगे, चाहे बूथ मैनेजमेंट का काम हो या अन्य कोई कार्य हो, और भी कई जैसे आपदाएं आती हैं, छोटी छोटी बड़ी आपदाएं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान दे रहे होते हैं। और बात रही आपकी कि मैं कांग्रेस में था, तो मैं कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा था। युवा मोर्चा में मैंने काम किया, विद्यार्थी परिषद का तो मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। अगर आप मेरे बारे में पता करेंगे, मैंने हमेशा से विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। मैं कांग्रेस में रहा तब भी मैंने विद्यार्थी परिषद के लोगों को चुनाव लड़ाया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से एक अपना दिली लगाव है। हाँ, कुछ मेरी अपनी व्यक्तिगत कारण थे जिनके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई और कांग्रेस का दामन छामा। परंतु आज फिर मैंने, जब मुझे समझ में आई कि मैं गलत दिशा में चल रहा हूँ, तो मैंने दोबारा अपनी जो मेरा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ मैंने अपने आप को दोबारा शामिल करवाया। और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, मेयर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने मुझे अपने इस संगठन में पुनः जगह दी, अपने दिल में जगह दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले ही दिनों कहा था कि हम 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाएंगे। तो आपको क्यों लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की क्या ज़रूरत है इसमें? देखिए, मोदी जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और हम लाएंगे। लाने का मतलब है कि वो उनको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि आप लोग राजनीति में आएँ और काम करें। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मलाई खाना, सिर्फ जो एक हम कहते हैं एक सीधे सरल शब्दों में कि सत्ता भोग, सत्ता का सुख पाना, ये नहीं होता। राजनीति का मतलब है कि आप सेवा कर रहे हैं। पहले के समय में जैसे राजा लोग होते थे तो वो लोग पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे कि कहाँ किसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हैं, तो उनको कैसे दूर करना है। तो वैसे आज की डेट में जो राजनेता हैं, इनका यही काम मुझे लगता है होना चाहिए कि परेशानी जो समाज में है लोगों को, तो उनको हम लोगों ने मिलकर दूर करना है। और युवाओं की बात है तो देखिए, युवाओं को सिर्फ राजनीति ही नहीं, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे आपका फिल्म जगत हो, संगीत जगत हो, हर जगह युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए और युवाओं को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, युवाओं को आगे भी बढ़ाना चाहिए और युवाओं ने खुद भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। राजनीति में ही क्यों आना चाहिए? युवा शिक्षा की तरफ, अपने नौकरी की तरफ क्यों ना जाएं? युवाओं को तो चाहिए ना, उनको रोजगार मिले, रोजगार की कमी है और राजनीति की तरफ आने की बात की जा रही है, क्यों? देखिए, ये पूरे देश में, इतने बड़े देश में जहाँ लगभग 125 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर सिर्फ 1 लाख युवाओं को राजनीति में आने के लिए कहा गया। और वो भी देखिए, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती खींचने की बात यहाँ नहीं कही गई है। ये स्वेच्छा है आप लोगों की कि आप लोग आगे आएँ सेवा के लिए। और जो आपने बात करी और प्रश्न किया, बहुत अच्छा कि लोगों को, युवाओं को खासकर अपने रोज़गार के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। और मैं भी, जो हमसे छोटे हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे यही बात सबसे पहले बोलता हूँ कि हमें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे समाज में किसी भी फील्ड में अपना बहुत अच्छा योगदान दे पाएंगे। क्योंकि शिक्षा, जब हम कोई जानकारी होगी किसी चीज़ की, तभी तो हम आगे किसी को और को जानकारी दे पाएंगे। अगर हमें खुद ही जानकारी का अभाव होगा तो दूसरे आदमी को हम कोई भी जानकारी देने में मुझे लगता है कि सक्षम नहीं होंगे। और बात रही रोज़गार की, जो आप कह रहे हैं कि रोज़गार की कमी, देखिए रोज़गार की कमी नहीं है, कमी है हमारे अंदर अपनी काबिलियत की। हम अपने अंदर की काबिलियत को ही नहीं पहचान पा रहे। अगर हम अपने अंदर की काबिलियत को पहचान लें तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप में इतना सक्षम है कि वो हर कार्य को कर सकता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक वायरल वीडियो देखा होगा, डॉली चाय वाला, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस चाय वाले के रूप में, एक छोटी सी दुकान उनकी थी। आदमी, अगर मैं बोलूँ किसी पढ़े लिखे आदमी की आप चाय की दुकान लगाना पसंद करेंगे तो वो मना करेंगे। और एक आज जो डॉली चाय वाला है, जिसने इतनी बड़ी प्रसिद्धि उस चाय के दुकान से पा ली है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमी है सिर्फ हमारे अंदर काबिलियत को पहचानने की, और हमें अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए और
तन्मयता के साथ, लगन के साथ उस कार्य को करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, चाहे आप राजनीति में आओ, चाहे आप खेल में जाओ, चाहे आप फिल्म जगत में जाओ, बस अपना एक अच्छा प्रदर्शन करो तो कहीं ना कहीं काबिलियत आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ उमेश बिनवाल जी, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जनता से बात करते हुए यह बताया कि काबिलियत को पहचानने का यह वक्त है। युवाओं का भविष्य युवाओं के हाथ में खुद है। तो शुरुआत इस वीडियो की हुई थी देहदान से, लेकिन इनका अनुभव, इनकी जो पढ़ाने की विधि वह भी हमने देखी है, और यह खुद एक अनुदेशक हैं तो अच्छा अनुभव भी है। तो उस शिक्षा का इस्तेमाल युवाओं के लिए कैसे हो सकता है, यह जानने की मैंने कोशिश की। मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।